उसके बाद हम यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक और मेटालिक कंडक्शन को पढ़ रहे थे। तो इसके अंदर जो मैं दूसरा पॉइंट मैं आपको समझा रहा था कि ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को मोल्टन फॉर्म में भी, मोल्टन फॉर्म, फ्यूज्ड फॉर्म, एक्वस फॉर्म, तीनों फॉर्म में करते हैं। देखो, एक्वस फॉर्म उसे कहते हैं जिसके अंदर पानी मौजूद हो ना। फिर मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ। एक होता है एक्वस, एक्वस वो होता है ना जो पानी जिसके अंदर पानी मौजूद हो लिक्विड स्टेट में ना। मोल्टन इस तरह से होता है, इस तरह से कहते हैं कि ये पिघला हुआ है ना, किसके अंदर मिसाल नमी है। ये मोल्टन और फ्यूज्ड एक ही चीज़ है। ये एक्वस फॉर्म तीनों में क्या कर सकता है, इसको मिसाल ये दोनों फॉर्म ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन मेटालिक के इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन जो है ना, वो सॉलिड फॉर्म में भी कर सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी कर सकता है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन ये वाला ना, ये सॉलिड फॉर्म में नहीं कर सकता। हम लोगों ने पढ़ा था कि NaCl अगर सॉलिड हो देन ये इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर सकता, लेकिन अगर ये मोल्टन फॉर्म में हो तब वो पास कर सकता है। अभी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उतनी ही रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, उतनी ही आयंस की मोशन ज़्यादा हो जाएगी। जब जितने आयंस की ज़्यादा मोशन हो जाएगी उतनी रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, जितनी रेजिस्टिविटी बढ़ेगी उतनी कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। लेकिन मेटालिक कंडक्शन के अंदर जितने आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी और कंडक्टिविटी यहाँ पर मैंने एरो रॉन्ग दिया है। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा मेटालिक कंडक्शन में उतनी रेजिस्टिविटी कम होगी, जितनी रेजिस्टिविटी कम होगी उतनी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। अभी मैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन जो है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में केमिकल चेंज आता है। केमिकल चेंज क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन होता है। यहाँ पर नीचे में लिखा है कि इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन द पॉजिटिव आयन गो टुवर्ड्स कैथोड, पॉजिटिव आयन कैथोड तरफ जाते हैं। वो आगे हम पढ़ेंगे किस तरह से कैथोड एनोड की तरफ जाते हैं। कैथोड पर रिडक्शन होती है और एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है। तो नतीजे में ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं। और रेडॉक्स रिएक्शन जो है वो केमिकल चेंज की तरफ जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस से कहते हैं कि वो प्रोसेस the process in which a non-spontaneous reaction take place at the expense of electricity is called electrolysis। electrolysis कहते हैं वो प्रोसेस जब आप एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन स्टार्ट कर दें ना, एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को आप स्टार्ट कर दें और उसको इलेक्ट्रिसिटी दे दें, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से आप उस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को स्टार्ट कर लें। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। उसके बाद हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरफ आते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम ये करते हैं कि यहाँ पर हम दो इलेक्ट्रोड उठाते हैं। उस दो इलेक्ट्रोड के अंदर एक कैथोड होगा, एक एनोड होगा। दोनों इलेक्ट्रोड को हम इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप करते हैं और उन दोनों के ऊपर क्या होगा, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन होंगे। तो यहाँ पर तो या यूज़ करेंगे करंट को या करंट को जनरेट करेंगे। किस तरह से होगी ये आगे मैं बता रहा हूँ। ये जो अभी मैंने तीन बातें आपसे की, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल में आएगा। केमिकल्स इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के दो टाइप, एक कौन बनते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दूसरे कौन बनते हैं वोल्टिक या गैल्वेनिक सेल। अभी सबसे पहले हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं किसे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है क्या? कहते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो सेल है जिसके अंदर नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन हम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को खर्च करके। तो और इसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो एनोड होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा, मिसाल एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और वो नेगेटिव आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और कैथोड जो है वो नेगेटिव चार्ज होगा, वो अपनी तरफ पॉजिटिव आयंस को अट्रैक्ट करेगा। किस तरह से होगा, किस तरह से यह एनोड पर रिडक्शन होगा, ये सब अभी मैं नीचे आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर एक प्रोसेस है जिसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। तो मैंने आपको समझा दिया। अभी आप एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मैंने डाला है ना। अभी दो स्टेट देखो, अभी दो स्टेट है ना। अगर मैं साल्ट को फ्यूज्ड फॉर्म में उठा लूँ या मोल्टन फॉर्म में उठा लूँ, मिसाल अगर मैं उन्हें मेल्ट कर दूँ उस साल्ट को, या मैं उसे फ्यूज्ड फॉर्म में उठा लूँ। दूसरी कंडीशन है अगर मैं इक्वस फॉर्म में उठाऊँ तब क्या होगा। अभी सबसे पहले मैं फ्यूज्ड फॉर्म में उठाता हूँ। जब मैंने फ्यूज्ड फॉर्म में उठाया, मैंने दोनों इलेक्ट्रोड को जो मैंने यहाँ पर रखे हैं, दोनों इलेक्ट्रोड को मैंने वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट किया, मिसाल मैंने बैटरी के साथ कनेक्ट किया, सही है। तो मैंने इस कंटेनर के दोनों इलेक्ट्रोड को मैंने कंटेनर के अंदर रखे। इसी कंटेनर, इसी डब्बे के अंदर मैंने एक मैंने क्या किया, NaCl डाला। जब मैंने NaCl डाला, NaCl दो हिस्सों में तकसीम होगा, एक होता क्लोराइड आयन, एक होता सोडियम आयन। अभी क्लोराइड आयन क्या करेगा, जाएगा एनोड की तरफ, पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा। जब पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा वो इलेक्ट्रॉन देगा। तो क्लोराइड आयन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा किसको, एनोड को। तो मैंने कहा कि एनोड के ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, एनोड के ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो या गैल्वेनिक सेल हो। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन किस तरह से हुआ, हम लोगों ने पढ़ा था कि लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, ऑक्सीडेशन है। तो यहाँ पर क्लोराइड आयन आया, अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया, किसको दिया, एनोड को दिया। तो एनोड पर क्या हुआ, एनोड पर ऑक्सीडेशन हुआ।
एनोड पर क्या, एनोड पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। अभी जो सोडियम आयन होगा, सोडियम आयन जाएगा, अभी अभी मिसाल जो क्लोरीन आयन, जब क्लोरीन आयन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया किसको, एनोड को, ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से जाएगा और आएगा कैथोड के पास, फिर क्लोरीन आएगा एनोड के पास इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा क्लोरीन आएगा इलेक्ट्रॉन देगा एनोड को, एनोड से वो इलेक्ट्रॉन जाएंगे कैथोड की तरफ। जब दो क्लोरीन आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो Cl एक साथ मिलकर Cl2 गैस दे देता है। याद रखें कि Cl2 गैस जो है ना, वो हमेशा हमें एनोड पर ही मिलेगी, Cl2 क्लोरीन गैस हमें एनोड पर मिलेगी। तो सोडियम आयन भी यहाँ इसी डब्बे के अंदर है। तो जब इलेक्ट्रॉन आएंगे एनोड से कैथोड की तरफ आएंगे, तो सोडियम आयन वहाँ पर चले जाते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं, उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। वो इलेक्ट्रॉन को जब एक्सेप्ट करे तो क्या बन जाते हैं, तो वो सोडियम सॉलिड बन जाते हैं, सोडियम मेटल बन जाते हैं। तो यहाँ पर तो कैथोड पर देखें, कैथोड पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुआ, कैथोड ने क्या किया, कैथोड ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया। कैथोड क्या कर रहा है, कैथोड इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं। कैथोड पर सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, रिडक्शन। एनोड पर क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, मिसाल जब इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए तब हम कहते हैं कि एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन हुआ। कैथोड के ऊपर क्या हुआ, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। जब जहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो हम इसे कहते हैं रिडक्शन। तो इसका मतलब ये एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन, कैथोड के ऊपर रिडक्शन होगा। सही है। अभी अगर आपने NaCl लिया ना, तो आपको Cl2 गैस एनोड पर मिल जाएगा और सोडियम मेटल आपको कैथोड पर मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने लेड ब्रोमाइड लिया, मिसाल PbBr2 लिया है ना, तो Br2 गैस जो है ना, वो आपको एनोड पर मिल जाएगा और Br मेटल जो है ना, वो आपको कैथोड पर मिल जाएगा। सही है। तो ये इसके अंदर ये बातें थी। अभी यहाँ पर मैंने आपको दो कंडक्शन मैंने बताए थे। एक को मैंने नाम लिया था इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन, एक को नाम था इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स की जो फ्लो है उसे नाम देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन। तो यहाँ पर आप देखो इलेक्ट्रॉन की फ्लो कहाँ से, एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो इलेक्ट्रॉन की फ्लो है, मिसाल जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन है वो एनोड से कैथोड की तरफ है। सही। लेकिन जो आयंस है, आयंस कहाँ जा रहे हैं, आयंस फिर कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे हैं, आयंस कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन कहाँ होगा, एनोड से कैथोड से एनोड की तरफ होगा। ये तो मैंने उठाया फ्यूज साल्ट या मोल्टन साल्ट। सही है। लेकिन अगर इस साल्ट को मैं इक्वस उठा लूँ, अगर मैं इक्वस साल्ट उठा लूँ, मिसाल मैंने NaCl लिया, NaCl के साथ मैंने वाटर भी लिया। अभी यहाँ पर अभी Na क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, Na+ और क्लोराइड आयन माइनस देगा, और वाटर भी स्प्लिट हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन प्लस और OH माइनस देगा। अब हमें क्या पता चलेगा, अभी तो यहाँ पर दो आयन मौजूद हैं, एक यहाँ पर दो पॉजिटिव आयन मौजूद है, एक हाइड्रोजन आयन प्लस है, एक सोडियम आयन प्लस है, और यहाँ पर क्लोरीन आयन भी मौजूद है और साथ हाइड्रोक्साइड आयन OH आयन भी मौजूद है। यहाँ पर दो नेगेटिव आयन आ गए और दो पॉजिटिव आयन आ गए। अभी हमें क्या पता चलेगा कि एनोड की तरफ जो हाइड्रोजन प्लस आयन है वो जाएगा, कैथोड की तरफ हाइड्रोजन प्लस आयन जाएगा या सोडियम प्लस आयन जाएगा, या एनोड की तरफ क्लोराइड आयन जाएगा जो माइनस है, नेगेटिव है, या हाइड्रोक्साइड आयन जाएगा। अभी यहाँ पर कंपटीशन है। ये कंपटीशन अभी यहाँ पे इसको आप रट ले, इसको मैं आगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में आपको पढ़ाऊँगा। जिसके पास रिड्यूसिंग पावर हो, फिर क्या होगा, जिसके पास ऑक्सीडाइजिंग पावर हो ना, तो क्या होगा, वो मैं आगे आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में बताऊँगा। यहाँ पर जो सोडियम आयन, यहाँ पर जो क्लोरीन आयन है, जो क्लोराइड आयन है और हाइड्रोक्साइड आयन, ये दोनों, इन दोनों में से कौन एनोड की तरफ जाएगा। यहाँ पर जो एनोड की तरफ जाएगा वो होगा क्लोराइड आयन, क्योंकि क्लोराइड आयन की ज़्यादा एबिलिटी किससे, क्योंकि क्लोराइड आयन की जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने का पावर है ना, वो ज़्यादा है किससे, हाइड्रोक्साइड आयन से। तो क्लोराइड आयन जाएगा कहाँ पर, एनोड की तरफ। फिर वही किस्सा होगा, इलेक्ट्रॉन देंगे, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन देंगे, ये इलेक्ट्रॉन चाहेंगे एनोड से जाएंगे कैथोड की तरफ, और आपको Cl2 गैस एनोड पर मिल जाएगा। सही है। और अभी ये तो हम लोगों ने देख लिया ना। अभी जो पॉजिटिव आयंस हैं, एक हाइड्रोजन आयन है और एक सोडियम आयन है, इन दोनों में से कौन जाएगा कैथोड की तरफ।
यहाँ पर फिर जो हाइड्रोजन की जो रिडक्शन पावर है ना वो ज़्यादा है किससे बनिस्बत सोडियम आयन से। तो हाइड्रोजन आयन जाएगा यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन लेगा कैथोड से, दूसरा इलेक्ट्रॉन कैथोड से लेगा, दो हाइड्रोजन आयन मिलकर आपको हाइड्रोजन गैस मिल जाएगा। तो हाइड्रोजन गैस आपको कहाँ मिल रहा है? कैथोड के ऊपर, और क्लोराइड और जो क्लोरीन गैस है वो कहाँ मिल रहा है? एनोड की तरफ। मैंने इसकी एनोड के नीचे मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन गैस भी लिखा है, ऑक्सीजन गैस भी निकलेगा। ऑक्सीजन गैस किस तरह निकलेगा वो मैं आपको आगे बताता हूँ इस डायग्राम। ये कुछ ये जो मैंने एक एक्टिविटी लिखी है ना, ओ सॉरी मैं यहाँ पर एक भूल गया। तो आपके सोल्यूशन में दो चीज़ें रह जाएंगी, एक Na+ रह जाएगा, एक OH नेगेटिव बच जाएगा। ये दोनों अपने साथ मिलकर कॉस्टिक सोडा NaOH बना लेंगे, सही है। तो अभी मैंने कहा, अभी यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिखा है कि फ्यूज साल्ट या मोल्टन साल्ट के जो प्रोडक्ट होते हैं वो प्रेडिक्टेबल है। इसको आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। प्रेडिक्ट इस तरह से कर सकते हैं, मिसाल क्योंकि वहाँ पर सिंगल आयन होते हैं। एक क्लोराइड आयन है वो एनोड की तरफ जाएगा, एक पॉजिटिव आयन है वो कैथोड की तरफ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो इक्वस फॉर्म होगा उसकी जो प्रोडक्ट होंगे वो नॉन प्रेडिक्टेबल होंगे। मे भी सोडियम ऑक्साइड, मे भी कास्टिक सोडा बन जाए, मे भी कास्टिक सोडा ना बनता अगर कोई और आयन होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो आयन की कंपटीशन आ जाती है। यहाँ पर हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं कि यार यहाँ पर प्रोडक्ट क्या होंगे, सही है। तो इस वजह से इक्वस फॉर्म की जो प्रोडक्ट होते हैं वो नॉन प्रेडिक्टेबल होते हैं। और क्या कहते हैं, फ्यूज फॉर्म या साल्ट फॉर्म, फ्यूज साल्ट या मोल्टन साल्ट की जो प्रोडक्ट होते हैं वो प्रेडिक्टेबल है। जैसे कि हम कहते हैं यहाँ पर क्लोरीन गैस मिलेगा और वहाँ पर हमें सोडियम मेटल मिलेगा। अभी ये जो एक टेबल है ना वो याद कर लें। इन टेबल में से जो बाद में आएगा वो पहले ऑक्सीडाइज होगा। फ्लोराइड आयन, मिसाल फहद, सुनो, हाई, CBI, ये एक ट्रिक है। फहद का मतलब है फ्लोराइड आयन, सो का मतलब है सल्फेट आयन, एन का मतलब नो का मतलब है नाइट्राइट आयन, ओ का मतलब है हाइड्रोक्साइड आयन, एच का हाई का मतलब है हाइड्रोजन सल्फाइड आयन, सल्फेट आयन, सी का मतलब है क्लोराइड आयन, बी का मतलब है ब्रोमाइड आयन, आई का मतलब है आयोडाइड आयन। अभी इसमें जो मिसाल इसमें जो बाद में आएगा ना, यहाँ पर मिसाल जो जो जितना आखिर में आएगा वो पहले ऑक्सीडाइज होगा। देखो यहाँ पर मैंने कौन सा केस उठाया था, एक मैंने Na+ उठाया था। मिसाल जो बाद में आएगा वो पहले ऑक्सीडाइज होगा। ये बात फिर याद रखो, जो बाद में आएगा वो पहले ऑक्सीडाइज होगा। अभी इस डायग्राम को देखो ना, इस डायग्राम के अंदर दो नेगेटिव आयन, एक हाइड्रोक्साइड आयन था और एक क्लोराइड आयन था। तो मैंने इस टेबल के मुताबिक आपको बताया जो बाद में आएगा वो पहले ऑक्सीडाइज होगा। अभी यहाँ पर बाद में कौन है, हाइड्रोक्साइड आयन है या क्लोराइड आयन, वो आप देख लो। इसमें आखिर में जो वो क्लोराइड आयन है, तो क्लोराइड आयन यहाँ पर है, तो जो बाद में आएगा वो पहले ऑक्सीडाइज होगा। मिसाल क्लोराइड आयन बाद में आया तो ये पहले ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो क्लोरीन मिल जाएगा हमें, सही है। अभी इस तरह से अगर क्लोरीन और ब्रोमीन आता फिर ब्रोमीन जाता क्लोरीन ना जाता। अगर इस तरह से ब्रोमीन और आयोडीन का कंपटीशन आता, मिसाल दो इस तरह से नेगेटिव आयन सोल्यूशन में होती, फिर आयोडीन जाता ब्रोमीन नहीं जाता। अभी यहाँ पर एक और यही इक्वस फॉर्म की एक सेकेंड एग्जांपल है। कहते हैं कि अगर आप NaNO3 सोडियम नाइट्रेट आप उठा लें, वो स्प्लिट होकर Na+ और NO3- हमें दे देगा, सही है। इसी तरह से वाटर भी हमें H+ आयन और OH नेगेटिव आयन देगा। फिर वही सीन है कि दो यहाँ पर आपके साथ दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन आयन प्लस आयन और एक आपके साथ सोडियम प्लस आयन, ये आ गया। और दो आपके साथ नेगेटिव आयन आ गए, एक नाइट्राइट आयन आ गए और एक हाइड्रोक्साइड आयन आ गया ना, यहाँ पर दो आ गए। अभी कौन, देखो सबसे पहले हम एनोड की तरफ आते हैं। एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होगा हमेशा। एनोड को अब ये ना देखो कि ये, हाँ एनोड के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव आ सकता है, वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन एनोड के ऊपर होगा हमेशा ही ऑक्सीडेशन। अभी मैंने कहा जो बाद में आएगा उसकी पहली ऑक्सीडेशन होगी। यहाँ पर कितने नेगेटिव आयन है? दो नेगेटिव आयन, एक है हाइड्रोक्साइड आयन, एक है नाइट्राइट आयन। अभी इसमें देख बाद में कौन आया, लास्ट में कौन आया, नाइट्राइट आयन पहले और हाइड्रोक्साइड आयन बाद में। तो हाइड्रोक्साइड आयन बाद में, मैंने कहा जो बाद में आएगा वो पहले ऑक्सीडाइज होगा। अभी बाद में कौन आया, हाइड्रोक्साइड आयन आया, तो हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पर 4 OH आ जाएंगे, 4 OH आ जाएंगे। वो आपको वो के साथ वाटर और दो मिसाल दो वाटर और एक ऑक्सीजन मिलाएगा, एक ऑक्सीजन मिल जाएगा, तो यहाँ पर ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो जाएगा। इसी वजह से मैंने यहाँ पर एनोट पर ये लिखा, या इस पॉइंट में ना मैंने नोट पर इस वजह से ये लिखा कि यार यहाँ पर क्लोरीन गैस भी निकल सकता है, ऑक्सीजन गैस भी निकल सकता है, सही है। अभी Na+ आयन में और हाइड्रोजन आयन प्लस में ये जो प्लस प्लस की जो कैटेगरी है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में आपको समझाऊंगा, वहाँ पर आएगा है ये। अभी जो हाइड्रोजन प्लस आयन यहाँ पर फिर कौन जाएगा कैथोड की तरफ, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन प्लस आयन जाएगा, Na नहीं जाएगा ना। हाइड्रोजन प्लस आयन जो है ना वो क्या करता है,
वो एक वाटर मॉलिक्यूल इसी सॉल्यूशन के अंदर होता है, उसके साथ एक हाइड्रोजन आयन मिल जाता है ना, H3O+ बना लेता है। H3O+ क्या करता है, देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिर कहाँ से आएंगी, यहाँ देखो एनोड से आएंगी इस तरह से, मिसाल एनोड से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, एनोड से इलेक्ट्रॉन आएंगे कहाँ पर, कैथोड की तरफ आएंगे। जब कैथोड के पर आएंगे H3O+ आयन मौजूद है ना, वो एक इलेक्ट्रॉन से मिलकर एक वाटर एक हाइड्रोजन बना लेता है। फिर दूसरा H3O+ आयन है, वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके दो वाटर, एक वाटर और एक हाइड्रोजन बनाएगा। जो दो हाइड्रोजन यहाँ पर मिले, ये दोनों मिलकर हाइड्रोजन गैस बना लेंगे। सही है। अभी देखो क्लोरीन गैस हमेशा आपको एनोड पर मिलेगा, ऑक्सीजन गैस आपको हमेशा एनोड पर मिलेगा, एनोड पर ही मिलेगा आपको। सही है। और हाइड्रोजन गैस जो है वो हमेशा आपको कैथोड पर ही मिलेगा। अभी इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस क्या है, इंडस्ट्री में इसकी क्या यूज़ है। देखो ये सिंपल यूज़ मैं आपसे बता रहा हूँ। अभी अभी हम इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इलेक्ट्रोलाइसिस के क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस को हम इंडस्ट्री में किस तरह से अप्लाई करते हैं। मिसाल इसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बदौलत हम इंडस्ट्री में क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। सबसे पहले एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, सोडियम को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं किसके ज़रिए, इलेक्ट्रोलाइसिस के ज़रिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के ज़रिए। किस तरह एक्सट्रैक्ट करते हैं, हम कहते हैं कि जो एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम वो हम डाउन सेल के अंदर करते हैं। डाउन सेल क्या है, डाउन सेल एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। सही है, उसकी एग्जांपल है। यहाँ पर हम जब हम सोडियम को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो हमने मोल्टन या फ्यूज्ड NaCl लेना होगा। यहाँ पर जब आपने सोडियम को एक्सट्रैक्ट करना है, जब आप डाउन सेल लेते हैं, उस डाउन सेल के अंदर जो एनोड होगा वो ग्रेफाइट से बनेगा, जिस पर आपको Cl2 गैस मिल जाएगा, और कैथोड जो है वो आयरन से बना होगा, जिसके ऊपर आपको सोडियम मेटल मिल जाएगा। ये वही केस, मिसाल ये केस क्या था, ये मैंने आपको समझाया पहले भी, कहाँ समझाया अभी मैं आपको बताता हूँ। ये जब मैंने फ्यूज्ड NaCl लिया तो देखो, अगर मुझे सोडियम को एक्सट्रैक्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, फ्यूज्ड साल्ट या मोल्टन साल्ट लूँगा NaCl। जब वो मैं लूँगा तो एनोड पर मुझे क्या मिला, क्लोरीन गैस मिला, और कैथोड पर मुझे क्या मिला था, सोडियम मेटल मुझे मिला था। सही है। इस तरह से एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम हुआ। अभी अगर मुझे कॉस्टिक सोडा चाहिए, उसको मैं किस तरह से बनाऊंगा, कॉस्टिक सोडा भी इस तरह से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का एक टाइप इसे होता है नेल्सन सेल, कैस्टिनर किलर सेल या मरकरी सेल। ये दोनों एक ही चीज़ है ना। इसके अंदर हम सोडियम या इसके यहाँ पर हम कॉस्टिक सोडा तैयार करते हैं। और कॉस्टिक सोडा अगर आपने तैयार करना है तो इस बार आपने NaCl एक्वस फॉर्म में लेना होगा। यहाँ पर एनोड टाइटेनियम से बना होगा, ये आप याद कर लेना, ये ज़रूरी है। और कैथोड मरकरी या स्टील से बना होगा। एनोड पर आपको क्लोरीन गैस मिलेगा और कैथोड पर आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगा। ये भी मैंने आपको समझाया। ये केस जब मैंने एक्वस फॉर्म में लिया, अभी मिसाल आप कुछ क्या समझो, अभी ये सेकेंड वन जो है ना, इसको आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल समझो। कौन सा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल समझो, इसको आप कैस्टिनर किलर सेल या मरकरी सेल आप इसको समझ लो ना। अभी यहाँ पर एनोड और कैथोड है ना, यहाँ पर मैंने NaCl लिया और इसके साथ वाटर भी लिया, तो मैंने NaOH किस तरह से प्रिपेयर किया, इस तरह से मैंने प्रिपेयर किया। कैथोड पर मैंने हाइड्रोजन गैस को यहाँ पर मुझे हाइड्रोजन गैस मिला, और क्लोराइड पर मुझे, और एनोड पर मुझे क्लोरीन गैस मिला। देखो ऑक्सीजन गैस मैंने इस वजह से यहाँ पर लिखा है। अभी ये नहीं है कि इसी ही केस में क्लोरीन गैस भी मिल रहा है और ऑक्सीजन गैस मिल रहा है, नहीं। ऑक्सीजन गैस मैंने इस रेफरेंस से लिखा कि यहाँ पर जब मैंने NaNO3 को मिसाल मैंने इसके रिएक्शन को, फिर मुझे ऑक्सीजन गैस मिला। मैंने इस वजह से सिर्फ यहाँ पर लिखा कि ऑक्सीजन भी मिल सकता है, क्लोरीन भी मिल सकता है, जब मिसाल आप प्रोडक्ट डिफरेंट लोगे तो। सही है। इसी तरह से भी हम मैग्नीशियम या कैल्शियम को किस तरह से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। देखो वही प्रोसेस है सेम। एक आप कंटेनर ले लें, उसके अंदर उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड रखें, एनोड और कैथोड रखें। सही। आप क्या करें, MgCl2 और उसके अंदर MgCl2 ले लेना। MgCl2 जब आप लेंगे, देखो ये जो है ना, ये अपने एक्वस नहीं, आपने मोल्टन या फ्यूज्ड MgCl2 या CaCl2 लेना है ना। जब आप ये लेते हैं और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर रखते हैं तो क्या होगा, इसी तरह से NaCl की तरह ही वो ब्रेक होंगे। MgCl2 ब्रेक हो जाएगा Mg+ और 2 क्लोरीन में, और CaCl2 Ca+ और 2 क्लोरीन में मिल जाएगा। ये अलग अलग सेल ना। सबसे पहले अगर आप MgCl2 को उठाते हैं तो Mg+ और Cl2 और 2 Cl में तब्दील हो जाएगा। 2 Cl जाएंगे एनोड पर, अपने इलेक्ट्रॉन देंगे, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, Cl2 गैस मिल जाएगा हमें। और मैग्नीशियम जो जिस तरह से हमें सोडियम मिला था, तो इसी तरह से हमें कैथोड पर सोडियम, इस जगह मुझे मैग्नीशियम मिल जाएगा। अभी अगर आप कैल्शियम क्लोराइड उठाते हैं, उसी का भी इसी तरह से केस, इसी तरह से आप करो जिस तरह से आपने सोडियम को एक्सट्रैक्ट किया।
अब यहाँ पर कहते हैं कि एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, हम एल्यूमिनियम किस तरह से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। देखो एल्यूमिनियम के कुछ मिनरल्स हैं। देख मिनरल्स जिसे कहते हैं, जब आप ज़मीन से किसी भी, ये जो एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, हम ये प्योर फॉर्म में कभी भी नहीं होते हैं। इसको हम ज़मीन के कोर से निकालते हैं, ज़मीन के इसको हम ज़मीन से निकालते हैं। जब हम इसको ज़मीन से निकालते हैं तो इसके साथ इम्प्योरिटीज़ ऐड होती हैं, सही है। जैसे अभी अगर एल्यूमिनियम आपको प्योर एल्यूमिनियम नहीं मिलेगा, सही है। तो एल्यूमिनियम के क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं। अभी एल्यूमिनियम के कुछ मिनरल्स है। अभी एल्यूमिनियम के कितने मिनरल्स हैं, 4 मिनरल्स है। CDBG, कोरंडम, कोरंडम के अंदर एल्यूमिनियम की मिकदार कितनी, मिसाल कोरंडम फार्मूला क्या है, Al2O3 डायस्पोर, उसके अंदर Al2O3 H2O। ये एल्यूमिनियम के मिनरल्स है। मैंने कहा मिनरल्स के अंदर सिर्फ एल्यूमिनियम नहीं, उसके साथ और आइटम भी होते हैं। बफ ऑक्साइड, उसके अंदर Al2O3 2H2O, एक ये बफ ऑक्साइड का फार्मूला है। गिब्साइट Al2O3 3H2, ये इसका फार्मूला है। जो मोस्ट अबंडेंट मिनरल है जिससे हम एल्यूमिनियम को जिससे हम ज़्यादा एल्यूमिनियम हासिल कर सकते हैं, वो क्या है, वो बॉक्साइट, वो बॉक्साइट, सही है, जिससे हम ज़्यादा मिनरल अचीव कर सकते हैं। अभी देखो बॉक्साइट जो है ना, वो हमें मोल्टन फॉर्म में रिक्वायर है। तो अगर आपने उसको मोल्टन स्टेट में लाना है तो उसको आपने ज़्यादा बॉयल का, तो उसको अपने मिसाल उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो अपने टेम्परेचर ज़्यादा देना होगा। लेकिन अगर हम इसे टेम्परेचर ज़्यादा देंगे तो ये जो सेल है ना वो कोलेप्स हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, सही। तो फिर हम क्या करते हैं, तो फिर हम बोफ ऑक्साइड के अंदर क्या ऐड करते हैं, क्रियोलाइट ऐड करते हैं। क्रियोलाइट का ये फार्मूला है Na3AlF6। क्रियोलाइट क्या करता है, क्रियोलाइट क्या करते हैं, बफ ऑक्साइड के मेल्टिंग पॉइंट को कम करते हैं। फिर हम मिसाल कम टेम्परेचर में बफ ऑक्साइड को मेल्ट कर सकते हैं। अभी क्रियोलाइट है क्या, क्रियोलाइट इज़ अ फ्लक्स। क्रियोलाइट बजाते खुद के एक फ्लक्स है। फ्लक्स हर वो चीज़ जो किसी चीज़ सब्सटेंस की मेल्टिंग पॉइंट को कम कर दे, वो क्या है, फ्लक्स। क्रियोलाइट क्या है, क्रियोलाइट एक फ्लक्स है। क्रियोलाइट की हमें नीड की हुई है। क्रियोलाइट हम लोगों ने इस वजह से उठाया कि बफ ऑक्साइड की हमें नीड थी। बफ ऑक्साइड की जो मेल्टिंग पॉइंट था वो बहुत ज़्यादा था, तो उसके मेल्टिंग पॉइंट को हम लोगों ने कम करने के लिए हम लोगों ने क्या लिया, क्रियोलाइट लिया। जब हम लोगों ने क्रियोलाइट लिया तो उसने बफ ऑक्साइड के मेल्टिंग पॉइंट को कम किया और उसने सेल को डैमेज होने से बचाया, सही है। तो इस तरह से किस तरह फिर हम एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेते हैं, एनोड और कैथोड लेते हैं, एनोड पॉजिटिव कैथोड नेगेटिव। देखो एल्यूमिनियम का और आपने लिया, कौन सा और लिया, बफ ऑक्साइड लिया, Al2O3। एक ऑक्सीजन नेगेटिव हो जाएगा, एक एल्यूमिनियम पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या करेगा, ऑक्सीजन जाएगा वहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा ये इलेक्ट्रॉन आएंगे कैथोड की तरफ। जब कैथोड की तरफ आएंगे एल्यूमिनियम +3 की शक्ल में होगा, तो एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन से गेन करके एल्यूमिनियम सॉलिड की शक्ल में एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, सही। अभी किस तरह से मैंने बफ ऑक्साइड से आपको एल्यूमिनियम दे दिया। अभी यहाँ पर ये कहते हैं कि अभी यहाँ पर कहते हैं कि अगर आपने सोडियम को एक्सट्रैक्ट करना है, अगर आपने एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करना है तो यहाँ पर एनोड किससे बना होगा, एनोड ग्रेफाइट से बना होगा, और कैथोड किससे बना होगा, वो भी ग्रेफाइट से बना होगा, सही। यहाँ पर कैथोड पर एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो जाएगा, और इस सारे प्रोसेस का बनाते हैं हाल बेरोल्ट प्रोसेस, सही। अभी कहते हैं अगर एनोड ग्रेफाइट से बना तो ये ऑक्सीजन जाएगा, ये ज़रूरी बात नहीं, लेकिन आप फिर भी याद कर लें। एनोड अगर एनोड ग्रेफाइट से बनाओ तो ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट कार्बन ही है, कार्बन से बनाओ, ऑक्सीजन जाकर कार्बन के साथ मिल जाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड बनेंगे। लेकिन अगर यही ग्रेफाइट ग्रेफाइट से बना हो लेकिन उन्होंने इनर्ट किया हो तो फिर सिर्फ आपको ऑक्सीजन गैस ही यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम। हम एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम को किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, किस तरह से हम इसे हासिल करते हैं। देखिए एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम, फिर हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हम एनोड और कैथोड लेते हैं। एनोड और कैथोड, एनोड के ऊपर पॉजिटिव है चार्ज और कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज। हम करते हैं कि हम एल्यूमिनियम Al2O3 उठाते हैं, फिर वही सेम कहानी यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। ऑक्सीजन गैस आपको एनोड पर मिल जाएगा, जो बात रहेगी नेगेटिव कैथोड की तरफ, एल्यूमिनियम कैथोड की तरफ जाएगा। हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम की, जो हम लोगों ने यहाँ पर बात की, इसका मतलब क्या है। मिसाल एल्यूमिनियम के ऊपर हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम के ऊपर हम ऑक्सीजन की शीट, मिसाल
ऑक्सीजन से उसे क्या कहते हैं, एनोडाइज करते हैं, ऑक्सीजन से उसे लेस कर देते हैं ताकि इसकी कोरोजन कुछ कम हो, इसको रस्टिंग ना लगे। इसी वजह से क्या करते हैं, इसके ऊपर ऑक्सीजन हम डालते हैं। सही है। अब यहाँ पर दो, एक एनोड और एक कैथोड हम लोगों ने इस सेल के अंदर लिया होता है। एनोड जो है वो एल्यूमिनियम से बना हुआ होता है, तो हम क्या करते हैं, हम Al2O3 इसके अंदर एक कंपाउंड लेते हैं और उसके साथ साथ हम यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड भी डालते हैं, या हम इसे क्रोमिक एसिड भी यहाँ पर डालते हैं। क्रोमिक एसिड H2Cr2O4 कहते हैं। सही है। तो ऑक्सीजन क्या का ऊपर की तरह ही कहानी, ऑक्सीजन जाएगा एल्यूमिनियम पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर एब्जॉर्ब होगा, ऑक्सीजन जाएगा वहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इस तरह से एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा, उसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्लियर रह जाएगी, और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं एनोडाइजिंग। उसके बाद आप कॉपर को किस तरह प्योरीफाई करते हैं, प्योरीफिकेशन ऑफ कॉपर। हम क्या करते हैं, हम एनोड और कैथोड लेते हैं। एनोड को भी हम कॉपर से बनाते हैं और कैथोड को भी हम कॉपर से बनाते हैं। एनोड को हम इम्प्योर कॉपर से बनाते हैं और कैथोड को हम प्योर कॉपर से बनाते हैं। तो होगा क्या, देखो जो एनोड है ना, एनोड के ऊपर जो कॉपर है वो इम्प्योर है ना, वहाँ से क्या होगा, वहाँ से कॉपर आएगा और कॉपर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करके कॉपर +2 फॉर्म में क्या होगा, कैथोड तरफ जाएगा, और वहाँ से जब इलेक्ट्रॉन लूज जाएंगे, इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड तरफ आएंगे। जब वो कैथोड के ऊपर आएंगे, जो +2 कॉपर था ना एनोड से जो आया था, एनोड से तो कॉपर सॉलिड शक्ल में निकला था। जब वो सॉलिड शक्ल में निकला, उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो कॉपर +2 की शक्ल में किसकी तरफ आया, कैथोड की तरफ। ये इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, कॉपर यहाँ पर आ जाएगा कैथोड की तरफ, वही 2 इलेक्ट्रॉन को वो वापस ले लेगा और कॉपर सॉलिड शक्ल में कैथोड के ऊपर लग जाएगा। इस तरह से कॉपर इसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट होते जाएंगे कैथोड के ऊपर। कैथोड का जो साइज़ है ना वो बड़ा होगा, वो थिक होता जाएगा, और एनोड से कॉपर निकलेंगे, उसका जो साइज़ है वो कम होता जाएगा। उसके बाद लास्ट प्रोसेस का है कि इसे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। किसको यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की मदद से हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की लेयर को चढ़ा देते हैं बस। तो यहाँ पर जितनी भी मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात मैंने आपको कही, मैंने स्टार्ट में आपको कहा कि मैं ये बातें आपको समझाऊंगा। ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस था। देखो ये तो स्पॉन्टेनियस नहीं हो रहा था, स्पॉन्टेनियस वो था जो खुद ब खुद हो रहा हो, ये तो खुद ब खुद नहीं हो रहा था। हम लोगों ने इसको क्या दी, इलेक्ट्रिसिटी दे दी, फिर इस रिएक्शन को करवा दिया। और सेकेंड बात, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च हो गई, और वो किस में कन्वर्ट हो गई, वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। जिस तरह के इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई तो हम लोगों ने इसे क्या बनाया, कॉस्टिक सोडा बनाया। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई तो हमने इसे ऑक्सीजन गैस और सोडियम मेटल की शक्ल में उसे क्या किया, खर्च कर दिया। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोगों ने क्या किया, केमिकल एनर्जी के अंदर ही कन्वर्ट किया। सही है। उसके बाद गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल, इसके अंदर फिर क्या होगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। यहाँ पर आप केमिकल एनर्जी दोगे, वो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा। सही है। अभी वोल्टिक सेल या डेनियल सेल के गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल के कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि डेनियल सेल, जिंक कॉपर सेल। ये एक ही ना, डेनियल सेल का दूसरा नाम जिंक कॉपर सेल है। ड्राई सेल, निकल कैडमियम सेल, फ्यूल सेल, ये सारे इसको याद कर लें, ये एमसीक्यूज के अंदर आते हैं। अभी इस कंस्ट्रक्शन किस तरह से होते हैं, इसके अंदर हम 2 हाफ सेल लेते हैं। दोनों हाफ सेल को हम साल्ट ब्रिज के जरिए कनेक्ट करते हैं। एक होता है लेफ्ट हाफ सेल, एक होता है राइट हाफ सेल। सी इस कंस्ट्रक्शन को देखो, यहाँ पर देखो। सही, हम लोगों ने एक बिकर लिया है जिसके अंदर हम लोगों ने एनोड रखा है, दूसरे बिकर के अंदर हम लोगों ने कैथोड रखा है। अभी जो देखो, अभी जो आप लेफ्ट समझ लो, जो राइट समझना चाहें आप वो राइट समझ लो ना। अभी जो मेरी तरफ राइट होगा आपकी तरफ लेफ्ट होगा, जो आपकी तरफ लेफ्ट होगा मेरी तरफ राइट होगा। अभी हम क्या कहते हैं, एक एनोड लेते हैं और एक कैथोड लेते हैं। सही, एक एनोड जिंक का बनाते हैं और दूसरा एनोड कॉपर को बनाते हैं। जिंक एनोड को हमने उसके 1 मोलर सोल्यूशन के अंदर डिप किया है। ये जिंक का जो इलेक्ट्रोड है ना, इसको हम लोगों ने कंटेनर के अंदर रखा है। इस कंटेनर के अंदर हम लोगों ने क्या रखा है, 1 मोलर ZnCl2 हम लोगों ने Zn जिंक सल्फेट रखा है। जिंक सल्फेट का हम लोगों ने 1 मोलर सोल्यूशन लिया है कंटेनर के अंदर, और उसी जिंक सल्फेट के 1 मोलर सोल्यूशन के अंदर हम लोगों ने क्या जिंक का इलेक्ट्रोड डिप किया है। और सेकेंड कंटेनर में फिर हम लोगों ने कॉपर सल्फेट का 1 मोलर सोल्यूशन लिया, और उसी कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के अंदर हम लोगों ने कॉपर का बना हुआ एक कैथोड डिप किया है। सही। अभी देखो, जब आप ये दोनों सेल कनेक्ट, सबसे पहले आप ये समझो कि ये दोनों सेल कनेक्ट नहीं है, ये वो अल्टीमीटर नहीं है, तब क्या होगा, तब ये होगा कि जिंक क्या करेगा, जिंक से मिसाल जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सोल्यूशन में आएगा Zn+2 फॉर्म में। फिर वो क्या करेगा, ZnSO4 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, Zn+2 और SO4। फिर वो वापस 2 इलेक्ट्रॉन देगा जिंक। इस तरह से मिसाल जिंक एक दफ़ा सोल्यूशन का हिस्सा बनेगा, फिर वापस इलेक्ट्रॉन लेकर सोल्यूशन से बाहर जाएगा। फिर मिसाल अगर आपने इसको कनेक्ट ना किया हो ना,
कॉपर भी इस तरह से होता है, मिसाल इक्विलिब्रियम में होता है अपने आयंस के साथ। लेकिन जब आप कनेक्ट करते हैं, देखो ZnSO4 के अंदर क्या होता है, ये जो जिंक सल्फेट है ना, ये दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। जब आप कनेक्ट करते हैं तो दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाता है। एक को नाम देते हैं जिंक प्लस, एक को नाम देते हैं सल्फेट आयन। तो क्या होता है, अभी इस एनोड के ऊपर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव चार्ज क्यों आएगा ये मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर दो आयन है ना, सल्फेट आयन और जिंक प्लस आयन। यहाँ पर क्या होता है, ये एनोड तो जिंक से बना है ना, जिंक करता क्या है, जिंक ये जो एनोड है ना, इसी के अंदर जो जिंक एटम्स होते हैं, वो जिंक एटम दो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। जब दो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है ना, तो Zn+2 को सोल्यूशन की तरफ धकेलते हैं। इसी तरह से जिंक फिर जिंक सॉलिड आता है, जो मिसाल एनोड जो इलेक्ट्रोड है ना, इसके अंदर जो एटम होते हैं ना, जिंक सॉलिड की शक्ल में होते हैं, वो दो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, Zn+2 को सोल्यूशन की तरफ ले आते हैं। फिर वो जिंक दो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, Zn+2 को सोल्यूशन की तरफ ले आता है। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, जेड प्लस आयन, जिंक प्लस आयन जो सोल्यूशन के अंदर ज़्यादा होते जाते हैं। सही, ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं कैथोड की तरफ आते हैं। जब कैथोड की तरफ आते हैं, कैथोड के अंदर भी वही सेम प्रोसेस है। यहाँ पर फिर कॉपर सल्फेट दो हिस्सों में तकसीम होगा, एक होगा कॉपर, एक होगा सल्फेट आयन। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कॉपर मौजूद है, कॉपर क्या करते हैं, उससे इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और कॉपर अपने आप को सॉलिड में तब्दील कर लेता है। सो क्या करते हैं, इसका साइज़, इसका जो साइज़ है ना, इसका साइज़ बढ़ जाता है। जिस तरह से पहले मैंने और बताया ना कि साइज़ बढ़ जाता है, यहाँ पर भी क्या होता है, कॉपर क्या होता है, इसी कैथोड के साथ चिपकते हैं, इस इलेक्ट्रॉन लेते हैं, कॉपर+2 उससे इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इस पर चिपकते हैं, तो इसकी जो साइज़ है ना वो इंक्रीज़ हो जाती है। सही है। और जिंक प्लस आयन क्या होता है, जिंक क्या करता है, जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और सोल्यूशन की तरफ अपने आप को धकेलता है, तो जिंक इलेक्ट्रोड का जो साइज़ होगा ना वो कम होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो जो जिंक का जो कंटेनर है ना, यहाँ पर जिंक प्लस आयन ज़्यादा हो रहे हैं, और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर फिर पॉजिटिव आयन ख़त्म हो रहे हैं, मिसाल वो सोल्यूशन से जा रहे हैं, और यहाँ पर सल्फेट आयन ज़्यादा हो रहे हैं। तो एक में पॉजिटिव आयन, जिस मिसाल जिंक के कंटेनर में जिंक बढ़ रहा है, और कॉपर के कंटेनर में ना, कॉपर इलेक्ट्रोड के कंटेनर में सल्फेट आयन बढ़ रहा है, नेगेटिव आयन बढ़ रहा है। तो क्या करेंगे हम, तो ये दोनों तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, फिर तो ये सोल्यूशन, तो फिर तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम साल्ट ब्रिज ले लेते हैं। साल्ट ब्रिज के अंदर हम जेलेटिनस क्या लेते हैं, KCl लेते हैं या KNO3 लेते हैं। अभी ये करता क्या है, अभी पॉजिटिव आयन कहाँ ज़्यादा थे, मिसाल जिंक कंटेनर में पॉजिटिव आयन ज़्यादा थे। अगर आपने KCl इसके अंदर लिया है, मिसाल इस ट्यूब के अंदर, इस साल्ट ब्रिज के अंदर अगर आपने KCl लिया, तो KCl क्या करे, क्लोराइड आयन को कहाँ करेगा, क्लोराइड आयन को जिंक की तरफ धकेलेगा, जिंक का जो कंटेनर है वहाँ पर धकेलेगा, ताकि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन बराबर और ये प्रोसेस चलता रहे। और जो सेकंड जो जहाँ पर कॉपर इलेक्ट्रोड है ना, वहाँ पर क्या ज़्यादा हो रहा था, वहाँ पर सल्फेट आयन ज़्यादा हो रहा था, तो पोटाशियम आयन क्या करते हैं, ये इस तरफ धकेलते हैं। सही, ताकि पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर और ये प्रोसेस चलता रहे। तो ही मैंने बात बताई, लेफ्ट हाफ सेल में क्या होगा, जिंक मेटल स्ट्रिप होगा, वो अपने एक मोलर जिंक सोल्यूशन के अंदर होगा। जिंक मेटल जिंक आयंस के साथ क्या होगा, सोल्यूशन में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। वो तो मैंने आपको बता दिया कि जिंक मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा जब आपने उसे कनेक्ट ना किया हो। सही है, जब आपने कनेक्ट ना किया हो तो जिंक सोल्यूशन क्या करेगा, जिंक प्लस आयन में देगा और दो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। फिर वापस इसी दो इलेक्ट्रॉन को अपने साथ मिलाएगा, वापस जिंक सॉलिड में तब्दील हो जाएगा, फिर ये सोल्यूशन में आएगा, फिर वहाँ पर वापस प्लेट का हिसाब बनेगा ना। इसी तरह से कॉपर भी इस तरह से होता है, जो राइट हाफ सेल ये भी इस तरह से होता है। लेकिन जब हम इसे साल्ट ब्रिज के जरिए कनेक्ट करते हैं, फिर ये सिनेरियो चेंज हो जाती है। साल्ट ब्रिज को हम पोरस पार्टीशन भी कहते हैं, ये याद रखें। साल्ट ब्रिज के अंदर हम KCl और KNO3 जेलेटिनस फॉर्म में लेते हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। हाफ सेल का काम, साल्ट ब्रिज का काम क्या है, ये अवॉइड ऑफ मिक्सिंग ऑफ टू सोल्यूशन, ये दोनों सोल्यूशन को मिक्स होने नहीं देते हैं। सही है, पहली बात, इसने दोनों सोल्यूशन को इलेक्ट्रिकली कनेक्ट किया है। तीसरी बात, दी अवॉइड डायरेक्ट केमिकल रिएक्शन में, ये दोनों केमिकल सेल जो सोल्यूशन के दरमियान ये रिएक्शन उन्हें नहीं देता। चौथी बात, अलाउ मिक्सिंग ऑफ आयंस बिटवीन टू हाफ सेल, ये दो हाफ सेल के दरमियान आयंस को मिक्स करते हैं। मिक्स किस तरह से, क्या ये इस तरह से मिक्स नहीं करते हैं कि कॉपर के अंदर जो सल्फेट आयन थी उसको जिंक की तरफ ले आते हैं, और जिंक के अंदर जो आयंस थी वो सल्फेट नहीं, जो KCl है ना, KCl में से पोटाशियम जिंक की तरफ चला जाता है, Cl जो वहाँ पर चला जाता है। इस तरह से मिक्सिंग करता है। तो इस तरह सेल रिप्रेजेंटेशन है, वो आप देख लेना, बुक से भी देखिए, इजी, इसके अंदर कुछ चीज़ नहीं है। और फिर कहते हैं कि वोल्टिक सेल जो है ना, उसको हम रिचार्ज भी कर सकते हैं। अगर आपने वोल्टिक सेल को रिचार्ज करना है तो आपने क्या करना है, तो आपने जिंक को पहला क्या था ना, जिंक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहे थे, लेकिन इस केस में फिर क्या होगा, जिंक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कॉपर इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा।
देन आप इस सेल को रिचार्ज कर सकते हैं। ये MCQ समझ लो कि ये कब चार्ज होगा, कि गैल्वेनिक सेल चार्ज कब होगा, कि गैल्वेनिक सेल उस टाइम चार्ज होगा जब आप प्लेट्स को रिवर्स कर दो। बस सिर्फ ये, सॉरी प्लेट्स को नहीं, जब आप मिसाल जब आप इस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की सिनेरियो को रिवर्स कर दो, जिंक जब रिडक्शन कर ले और कॉपर जब ऑक्सीडेशन कर ले तब।